अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पहले ही मालूम है हमारा जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें से हमने कुछ पढ़ा, आप तक पहुँचाया। अब हम आज बात करेंगे बाकी जो इसमें इसके जो फीचर्स हैं उन पे मुख्तसरन बात करेंगे। तो अब दूसरा है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं जिन्हें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों की तरफ से इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, फिर लोगों को इलेक्ट किया जाता है चाहे वो सेंट्रल सतह पे हो, स्टेट सतह पे हो या पंचायत सतह पे हो। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने महसूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इन मेंबर्स ने उस वक्त महसूस किया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है तो इसमें क्या है कि इसमें मासेस जो थे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एंड दैट दिस वुड हेल्प इनकरेज ए डेमोक्रेटिक माइंडसेट। इससे क्या होता है कि जब उन्होंने महसूस किया कि इसमें हम इनको एक मौका देंगे, जो एडल्ट सफरेज है यूनिवर्सली, तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक माइंडसेट में एक इनकरेज मिलेगा, इनको एक हौसला अफजाई मिलेगी, ताकि वो जो पुरानी जो रिवायात थी ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हेरिटेज की, वो ख़त्म हो जाए। इसका मतलब है जो पीपल इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्ट रोल निभाएंगे इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। ऑल्सो every citizen of the country irrespective of his or her social background can also contest in elections। इसमें इस चीज़ का भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया और यही रिप्रेजेंटेटिव्स उसके बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये भी एक हिस्सा है इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है, इनमें से एक फीचर ये भी है कि पावर्स को कैसे सेपरेट किया जाएगा। तो इसमें जैसे आपको पहले भी पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी 3 ऑर्गन्स है, 3 शाखें हैं इस गवर्नमेंट की। दीज आर द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों की तरफ से, या जो कानून बनाने वाले जो इदारे होते हैं, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो इसको लागू करते हैं इन पॉलिसीज़ को। उसके बाद जुडिशरी, अदलिया। ठीक है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द एग्जीक्यूटिव इज़ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद है जुडिशरी। ये जो सिस्टम है जुडिशरी का रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ठीक है, थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे इन तीनों शाखों में। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। जो सबसे अहम चीज़ इसमें है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक है एक इंडियन सिटीज़न के लिए, वो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, और माइनॉरिटी के लिए भी एक राइट इसमें रखी गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये इसको रेफ़र किया गया एज कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉलोनियल रूल उस वक्त था ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन्होंने एक सस्पेंशन क्रिएट किया था जहनों में, नेशनलिस्ट्स minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. इसीलिए फिर फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी, यानी कि इनको उन जो इनके साथ उस वक्त ज़्यादतियाँ होती थी उनको उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट किया गया इन सिटीजन्स को, an absolute exercise of power by the state। ठीक है, the constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त इंक्लूड किया गया जो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं उनके लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स इंक्लूड किए गए। तो माइनॉरिटीज़ therefore also guarantees the rights of minorities against the majority। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त फंडामेंटल राइट्स में ये भी कहा कि their object is twofold। the first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। ठीक है, तो इनके लिए भी ये रखा गया फंडामेंटल राइट्स जो है बुनियादी हुकूक। तो इसमें सबसे अहम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आम सिटीज़न के लिए जो राइट्स रखे गए, हुकूक रखे गए, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अब एक सिटीज़न के लिए कुछ फ़राइज़ भी हैं अपने मुल्क, अपने स्टेट के तई, तो उनको भी उनको राइट्स के साथ साथ उन चीज़ों पर भी उस ये जो फ़राइज़ है उनको भी उनको उसे अंजाम देना होता है वक्तन फ़वक्तन। उसके बाद है सेक्युलरिज़म। सेक्युलरिज़म यानी कि चूँकि ये जो हमारा जो मुल्क इंडिया है, ये यहाँ पे खाली एक ही मज़हब के लोग नहीं रह रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सेक्युलरिज़म के माने हैं एक सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज़ नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। इसको स्टेट रिलीजन नहीं करार दिया जा सकता है। ठीक है, understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself। The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। Just like in the games of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। क्योंकि नेपाल में भी इससे पहले उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया वहाँ पे। तो अब इस वक्त वहाँ एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस वक्त है। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे हमने जो पहले हमने इसे आप तक पहुँचाए, इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड ideas that are often not easy to grasp। Don't worry too much about this for the moment। In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean। इतना ही नहीं है, अभी ये जारी है, आगे जो क्लासेस आएंगे या चैप्टर्स हैं उनमें भी आपको इससे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं इतने ही नहीं है, इससे आगे और भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हमने ये इख्तिताम किया, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हम हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए
हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।